देखो क्या होता है सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस ऑफ सेल। ठीक है, तो सेल रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस ऑफ सेल, या फिर आप कह सकते हो लोकेशन ऑफ सेल, या फिर आप कह सकते हो नेम ऑफ सेल। तो दिस इज कॉल्ड सेल रेफरेंस। ओके, तो सेल रेफरेंस का मतलब हो गया एड्रेस ऑफ सेल, लोकेशन ऑफ सेल, नेम ऑफ द सेल। दिस इज कॉल्ड सेल रेफरेंस। अब सवाल खड़ा होता है कि व्हाई वी यूज सेल रेफरेंस। We used cell reference to connect one cell with other cell। एक सेल को किसी दूसरे सेल से कनेक्ट करने के लिए सेल रेफरेंस का यूज किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक्सेल में सेल रेफरेंस को इम्प्लीमेंट करने के 4 तरीके होते हैं। अगर आप एक्सेल में से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इसको इम्प्लीमेंट करने के एक्सेल में 4 तरीके हैं। There are 4 ways to implement the cell reference। एक्सेल में सेल रेफरेंस को यूज करने के कितने तरीके हो गए? 4 तरीके होते हैं। एक एक करके इन चारों को समझिए आप। ये इंपॉर्टेंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि अगर आप एक्सेल में कभी कोई फॉर्मूला यूज करोगे तो हर फॉर्मूले में रेफरेंस यूज होगा, ये याद रखना। तो एक्सेल में सेल रेफरेंस लगाने के 4 तरीके होते हैं। और दूसरा पॉइंट, अगर आपको सेल रेफरेंस नहीं आएगा ना एक्सेल में, तो आप ये मानकर चलिएगा कि आप एक्सेल में फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो कंप्लीट आपका जो एक्सेल होता है इसकी पूरी बुनियाद फॉर्मूले पे टिकी होती है। आपको फॉर्मूले नहीं आते, आपको एक्सेल नहीं आता, चाहे भले आप कुछ भी सीख लो। फॉर्मूले नहीं आएंगे, एक्सेल आप कर ही नहीं पाओगे किसी भी तरह का कोई काम। अब वो चारों रेफरेंस क्या होते हैं देखो। सबसे पहला रेफरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। इसको लगाने का जो तरीका या प्रोसेस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। आपको सबसे पहले यहाँ पर इक्वल टू लगाना है, उसके बाद सेल का नाम लिखना है। बस जो भी सेल का नाम है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो रिलेटिव रेफरेंस लगाने का तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले आप यहाँ पे सिंपल क्या करो, सेल का नाम लिख दीजिए। बस उसमें सिर्फ सेल का नाम होता है और कुछ नहीं होता। सेल का नाम किसी को पता है तो बताएगा, कोई भी एक एग्जांपल देके। सेल का नाम कैसे लिखते हैं? A1 लाइक ए सेल नेम। मैंने लिखा D3, इट इज आल्सो ए सेल नेम। सेल का नाम लिखते वक्त सबसे पहले आता है कॉलम का नाम, फिर आता है रो का नंबर, इसी को सेल नेम बोलते हैं। अगर इस तरीके से आपने एक्सेल में रेफरेंस लगा दिया तो आप मान जाना कि वो एक रिलेटिव रेफरेंस है, वो एक आपका रिलेटिव रेफरेंस हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। देखो कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो, जब तक आपकी तसल्ली ना हो जाए ना आगे मत बढ़िएगा। मैं आपको बस ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको वो चीज समझ नहीं आ रही है और आप जबरदस्ती आगे बढ़ रहे हैं तो आगे आने वाली चीज आपके लिए खतरनाक हो जाएंगी और पल्ले नहीं पड़ेगा उसमें। फाइनल होता बहुत आसान है, जो भी आप पढ़ रहे हैं ना ये कोर्स होता बहुत इजी है। आप अपने लिए इसको कठिन या दुखदायक मत बना लेना। कोई टॉपिक समझ में आए वहीं रुक जाना और जब तक खत्म ना हो आगे मत बढ़ना। 1 2 3 बार मैं कोशिश तो करूंगा ना आपको बताने की, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ लेना। अच्छा, इस तरीके से अगर आपने रेफरेंस दिया तो वो क्या रहेगा? अब ये देखना है कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक एक्सेल खोलना है समझाने के लिए, और इसके अंदर मैं कुछ डेटा यहाँ पर बना लेता हूँ। कुछ भी डेटा मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। अब ये डाटा मैंने कैसे बनाया, इस पे आपको दिमाग बुद्धि नहीं लगानी है, जब वक्त आएगा मैं खुद बताऊंगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नंबर्स लिख लेना, बस प्रैक्टिस करने के पर्पज से। ओके, आप समझिए यहाँ पर रेफरेंस का मतलब क्या होता है। यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, दैट इज 26। आप इसको नंबर की तरह ट्रीट ना करें, आप इसको समझें। यहाँ पे एक सेल है जिसका नाम है D3। यहाँ पर एक सेल है एंड द नेम ऑफ दिस सेल इज। तो मुझे ये वाला जो सेल है ये यहाँ पे करना है कनेक्ट, यानी इस सेल में जो भी डाटा है वो मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका, आप लोग क्या करते हो, कॉपी करते हो और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हो।
ओ भैया डाटा आ गया। इसको कनेक्ट नहीं बोलते हैं, पता है क्यों? अगर इस सेल में नंबर चेंज हुआ ना तो ये चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, ये तो चेंज ही नहीं हुआ, तो ये कनेक्ट नहीं है आपस में, एक दूसरे का रेफरेंस इन्होंने यूज नहीं कर रखा, तो ऐसे नहीं देना होता है। अब हम इसको रेफरेंस देंगे, देखो इक्वल टू लगाया, रेफरेंस देने का तरीका क्या बताया था, उस सेल का नाम लिख दो, क्या नाम है, D3, या तो आप टाइप करके लिख दो या माउस से सिलेक्ट कर लो, बात एक ही है, वो उठा लेगा आगे D3। अब ये सेल कनेक्ट हुए हैं, हो गया कनेक्ट। अब यहाँ जो मर्जी लिखो आप वही वहां पहुंचेगा, समझ में आ गया सेल में डाटा कैसे कनेक्ट होता है। अच्छा अभी सवाल खड़ा होता है कि हमने जो ये रेफरेंस लगाया, जब आप किसी शीट पे आप किसी ऑफिस में काम करोगे और इस तरह का कोई रेफरेंस लगा हुआ आपको दिख जाए, तो आप उस पर डबल क्लिक करके चेक कर सकते हो, अगर वहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है कॉलम का नाम, रो का नंबर और कुछ नहीं लिखा हुआ उनके साथ, तो वो एक रिलेटिव रेफरेंस है। क्या है वो? एक रिलेटिव रेफरेंस है। रेफरेंस चार तरह के होते हैं, तो समझिए मतलब कि रिलेटिव रेफरेंस काम कैसे करता है। देखो जब रिलेटिव रेफरेंस आपका क्रिएट होता है ना, तो ये इसके साथ एक बॉन्ड बना लेता है, टाइटली कपल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? टाइटली कपल्ड हो जाता है, इसलिए इसका नाम रिलेटिव है। रिलेटिव समझते हो ना, एक दूसरे के रिलेटिव, ये आपका रिलेटिव है बोलते हैं ना, ये आपका रिलेटिव है, तो दैट आर खून का रिश्ता, टाइटली कपल्ड। ओके, तो ब्लड रिलेशन मान लो आप इन दोनों में, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, मैंने इसे कॉपी किया क्योंकि ये टाइटली कपल्ड है, ये इसी की परछाई है, मैंने इसे कॉपी किया और मैं 1 2 3 4 कदम नीचे गया, मैं रो की डायरेक्शन में गया। दो ही डायरेक्शन में डाटा आगे पीछे जाता है, या तो रो की डायरेक्शन में या कॉलम के डायरेक्शन में, इसके अलावा तो कोई तीसरी डायरेक्शन नहीं है ना। कौन कौन सी डायरेक्शन में आगे पीछे जाएगा डाटा? या तो रो या कॉलम। अगर नीचे की तरफ आएगा तो रो, और राइट साइड जाएगा तो कॉलम, ये याद रखना। तो ये डाटा कितने कदम नीचे आ गया? 4 कदम। तो ये जो रेफरेंस है ये यहां नहीं रहेगा, ये भी 4 कदम नीचे आएगा। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? तो यहाँ उत्तर कितना आएगा? आप सोचोगे सर 8 का 8 आ गया, नहीं भाई, यहाँ करता हूं मैं, कितना आएगा? 28। देखो कॉपी करने से 8 नहीं आया, रेफरेंस, क्योंकि आपने रेफरेंस को कॉपी किया था। जब आप रेफरेंस को कॉपी करते हो तो रेफरेंस की ही चाल चलती है वहां पर एक्सेल के अंदर। ओके, अच्छा अगर मैं इसको कॉलम की डायरेक्शन में ले जाऊं, मैंने कॉपी किया, अभी आप खुद दिमाग लगा के बताना क्या उत्तर आएगा। अब दो तरह की आवाजें हैं, दोनों तरह की आवाजों का मतलब है दो तरह के आईक्यू हैं तुम लोगों के, ठीक है। जिन्होंने 8 बोला है वो डाउन हो गया है, अभी अभी आईक्यू में कमी है, उसको ठीक करो। बादाम खाओ, बादाम, काजू और बादाम खाइए, ठीक है। और जो ठीक ठाक बच्चे हैं उसका उत्तर आएगा 59। मैं कॉलम में कितने कदम आगे गया? 3 कदम आगे गया, तो रेफरेंस में कितने कदम आगे जाएगा? 3 कदम आगे जाएगा। हाँ? अभी भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं 8 आएगा, है। काजू बादाम खाइए, अखरोट खाइए, अखरोट। इतना समझ में आ गया? अच्छा अगर मैं इस लाइन को ड्रैग करके पूरा नीचे तक ले जाऊं, वो जो बगल में डाटा है ना सेम टिट्टो वैसे आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको ड्रैग करके यहाँ ले जाऊं तो टिट्टो वैसे ही आ जाएगा, आ गया। अच्छा अब एक चीज का गौर फरमाइएगा, आप लोगों ने कभी ना कभी सम लगाना तो सीखा होगा एक्सेल में, टोटल करना। तो आप लोग कैसे बताते हैं? फिर लगा इक्वल टू, फिर सम का फॉर्मूला, जैसे आपने इक्वल टू लगाया रेफरेंस चालू हो गया। इसीलिए आपको क्या बोला, हर फॉर्मूले में रेफरेंस लगता है। रेफरेंस लगाने के लिए क्या लगाते हैं? इक्वल टू लगाते हैं। फॉर्मूले में भी तो इक्वल टू लगाते हैं, तो इसका मतलब हर फॉर्मूला कहाँ कनेक्ट होता है? रेफरेंस पे कनेक्ट होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लगा लिया सम नाम का फॉर्मूला और इसमें ये डाटा दे दिया, दे दिया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डाटा D3 G3 ये रिलेटिव रेफरेंस ही तो हुआ, कॉलम का नाम और रो का नंबर डायरेक्ट लिखा हुआ है, क्या हो गया? रिलेटिव रेफरेंस हो गया। अब आप इसे एंटर करते हो तो आपको टोटल मिल जाता है। इसके बाद जहां पर भी आपने पहली बार पढ़ा होगा तो आपके टीचर, आपके मैनेजर ने आपको बताया होगा ऐसे ड्रैग कर दो, बाकी सबका उत्तर आ जाता है। कभी उनसे सवाल नहीं करा कि ड्रैग करके ऐसे उत्तर क्यों आया। अगर आपने उस टाइम उनसे सवाल कर लिया होता तो ये जो आपने बैक साइड का प्रिंसिपल समझा है ना आज, रिलेटिव रेफरेंस, ये उसी दिन क्लियर हो गया होता। ओके, ये नीचे ड्रैग करने से उत्तर क्यों चेंज हुआ? ड्यू टू रिलेटिव रेफरेंस। अब रिलेटिव रेफरेंस है तो जैसे उसकी रो में पोजीशन चेंज हुई, रेफरेंस भी चेंज हुआ, इसी वजह से ये आगे बढ़ा। समझ में आया? तो ये होता है रिलेटिव रेफरेंस। किसी बच्चे को कुछ पूछना है यहाँ तक? अब देखिए सेकंड टाइप ऑफ द रेफरेंस क्या होता है। एब्सोल्यूट रेफरेंस। इसमें क्या होता है कि जो रेफरेंस आपका लगता है वो ऐसे लगेगा, कॉलम के आगे डॉलर का साइन होगा,
और रो के आगे भी डॉलर का साइन होगा। ऐसे करके लगा होता है कुछ ऐसे। तो अगर कॉलम के आगे डॉलर देखो आप, रो के आगे डॉलर देखो, यानी दोनों के साथ डॉलर अगर आपको दिखाई दे तो समझ जाना ये कौन सा रेफरेंस है, एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब ये एब्सोल्यूट रेफरेंस कैसे वर्क करेगा जरा देखिए। जितने भी रेफरेंस मैं आपको पढ़ाऊंगा ना चारों, उनका काम एक ही होता है, कनेक्ट करना। इनकी चाल का फर्क है बस। रिलेटिव रेफरेंस की चाल देखी थी ना, वो चेंज हो रहा था, ऐसी एब्सोल्यूट रेफरेंस की अलग चाल होती है। ये चारों रेफरेंस पढ़ा के पीछे से स्टार्ट करूंगा, पहले पूछना, इसलिए जिन्होंने अभी भी दिमाग की खिड़की खोल के पढ़ने स्टार्ट नहीं किया वो स्टार्ट कर लीजिएगा, आपके पास अभी टाइम है वो। आगे वाले बच्चों से तो मैं पूछता ही नहीं हूँ। खैर आगे देखिए, नेक्स्ट इक्वल टू करा, ये डाटा ले लिया, ले लिया। अब इसको मैं लॉक कर दूंगा, इसके लिए ये मैंने डॉलर लगा दिया, दोनों साइड लगा दिया, एंटर किया, डाटा तो वही आया जैसे पहले आता था। कनेक्ट तो रेफरेंस में डाटा कनेक्ट ही होता है, और क्या होता है, वही काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये दोनों कनेक्ट तो हैं, लेकिन इनके बीच में ब्लड रिलेशन नहीं है, ये दोस्त हैं बस। कौन है, ये दोस्त है बस। ओके, मतलब अगर ये कुएं में गिरेगा तो ये नहीं गिरेगा। देखो, अब ये कहता है कि भाई मैं कॉपी कर, ये कहता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो इसको क्या मतलब दिल्ली जा रहा है, इसका कोई ब्लड रिलेशन थोड़ी ना है जो इसके रिश्तेदार इसके साथ जाएंगे। अगर ये यहाँ पर आएगा ना तो इसका आंसर 78 ही आएगा। ये कह रहा मैं यहाँ तक जाऊंगा, जा चला जा। अब तुम सब यहाँ आओ, जब क्लास ओवर होगी तो कहाँ रहोगे, साथ रहोगे। अब तुम दो अगर सगे भाई होते, शाम को घर ही मिलते, तो मिलते कि नहीं मिलते, चाहे कहीं चले जाओ मिलते शाम को तुम घर। अब ये थोड़ी ना है, कहीं मर्जी पेस्ट कर लो यही रहेगा। अच्छा मैं इसको कॉलम में अगर ले जाऊं तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर दूं, भाई सब नहीं पड़ेगा फर्क, नहीं पड़ा ना, क्यों नहीं पड़ा, एब्सोल्यूट की वजह से नहीं पड़ा। अब इसका टोटल निकालते हैं, सम, ये डाटा लिया और इसको मैंने ऐसे लॉक कर दिया। अगर उस टाइम आपको ये समझ होती तो आपके मैनेजर ने आपको पढ़ाया होता ना, आप ऐसे लॉक करके उनको कहते, आप उनको लॉक करके कहते आ जाइए कि सर ये तो बदल ही नहीं रहा, और वो थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है बेचारा, ये क्यों नहीं बदल रहा, क्योंकि आपको मालूम था कि ये क्यों नहीं बदल रहा, ड्यू टू एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस में वैल्यू का जो मान होता है वो फिक्स हो जाता है, लॉक हो जाता है, वो चेंज नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। ठीक है, दो टॉपिक कवर हो गए आपके। फिक्स रेफरेंस नाम की कोई चीज ही नहीं होती, ये कहाँ सुन लिया आपने, गलत सुन लिया। फिक्स रेफरेंस नाम की कोई चीज नहीं होती। आगे आते हैं नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट। अच्छा, तीसरा जो रेफरेंस होता है उसको मिक्स्ड रेफरेंस बोलते हैं। अब देखिए मिक्स्ड रेफरेंस में क्या होगा, ये मैंने लगाया इक्वल टू लगाया मतलब रेफरेंस चालू। अब किस तरह का रेफरेंस है वो देख के पता लगेगा। मैं लिखा $3, ये बना दिया मैंने। अब इसको ध्यान से देखो और ऑब्जर्व करो ये क्या है। डी क्या होता है, मतलब अल्फाबेट जो लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉलम, और जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। जिसके आगे डॉलर होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट, और जिसके आगे नहीं होता है वो क्या हो गया, रिलेटिव। वो क्या हो गया, रिलेटिव हो गया। अच्छा इसमें ये बताओ कि इसमें एब्सोल्यूट कौन है, रो है कि कॉलम है, रो, रो एब्सोल्यूट है। अच्छा कॉलम क्या हो गई, तो इसमें एब्सोल्यूट प्लस रिलेटिव हो गया। जिस भी किसी रेफरेंस में एब्सोल्यूट प्लस रिलेटिव होता है उसको मिक्स्ड रेफरेंस के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया, इसमें दोनों टाइप हैं, तो ये क्या बन गया आपका, मिक्स्ड रेफरेंस हो गया। अब दोनों की चाल वैसी रहेगी, जो चीज एब्सोल्यूट होती है वो चेंज नहीं होती, और जो रिलेटिव होती है वो चेंज होती है। इस चीज का ध्यान रखते हुए हम कोड की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी ध्यान से देखना इस वाले टॉपिक को, ये हमने डाटा ले लिया। अब इसके अंदर मैंने किस चीज को लॉक कर रखा है, रो को लॉक कर रखा है। अब रो को लॉक कर रखा है, इसका मतलब रो की डायरेक्शन में अगर मैं गया तो ये चेंज नहीं होगा, नहीं हुआ ना। लेकिन कॉलम की डायरेक्शन में जाऊंगा ना, कॉलम के ये चेंज होगा, हुआ चेंज।
ये समझ में आ गया टॉपिक। अगर इसी चीज को मैं उल्टा कर दूं, उल्टा इन द सेंस, ये देखिए अब किसको लॉक कर दिया मैंने, कॉलम को लॉक कर दिया, तो इसमें रिलेटिव वाली वैल्यू कौन सी थी? सवाल जब पलट के आता है ना, बुद्धि चकरा क्यों जाती है, दिमाग लगाओ। मैंने उल्टा पूछा ना, किस चीज को लॉक नहीं किया था, रो को, तो रो क्या हो गया, रिलेटिव। किस चीज को लॉक किया था, तो एब्सोल्यूट कौन बना। अब बार बार थोड़ी ना तुमको ऐसे में ये ना सिखाऊंगा, बल बुद्धि विद्या सबके पास है, हनुमान चालीसा पढ़ रखी है, फिर भी तुम्हें ऐसी हरकत कर। देखिए अभी मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ राइट साइड, अभी पहले देख लो डाटा अच्छे से, देख लिया। अच्छा, अगर मैं इसको कॉलम में लूंगा तो वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी, होगी वाले खड़े हो जाओ। चलो नहीं करता, फिर तुम्हारा हौसला टूटेगा, बोलोगे भी नहीं। होगी क्यों होगी भाई, होगी ही नहीं, कॉलम लॉक है, कॉलम लॉक है तो कॉलम चेंज क्यों होगा, राइट साइड कॉलम बदलता है, राइट साइड जाओगे तो चेंज ही नहीं होगा ये। आपके पास नॉलेज है ना, तो आपको तुक्केबाजी लगाने की जरूरत नहीं है। तुक्केबाजी क्यों लगाना भाई। अब इसमें देखिए क्या है, रो रिलेटिव है, लॉक नहीं है रो आपकी, रो की डायरेक्शन में क्या है ना, चेंज होगा ये। अब ये देखिएगा, ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक छोटी सी चीज है यार, आप लोग समझ नहीं पाते। अभी तीनों रेफरेंस समझ में आ गए। अब आप पूरी क्लास में कोई ऐसा शानदार बच्चा खड़ा हो जाए जो कहता है कि सर तीनों समझ में आ गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लो। इसको कहेंगे गट्स फीलिंग, है ना, गट्स फीलिंग कहेंगे। और तुमने समझाने के बाद भी गट्स फीलिंग नहीं, इतना प्यार से समझा दिया, तुम्हारे तुम ऑफिस में काम करने वाले बच्चे नहीं हो, फिर ध्यान में बैठा लेना अपने दिमाग में, वो तो भूल ही जाना जो आप सोच के आ रहे हो। ठीक है, समझा दिया, तुमको अब भी पूछना है पूछ लो, उसके बाद ही तो सवाल कर रहा हूं, और सवाल इसी में से करूंगा, और उसके बाद भी तुम्हारे हाथ खड़ी नहीं, मतलब नहीं, क्या ही कहूं तुम्हारे बारे में, है ना। अभी बताइए कौन है जो कहेगा कि सर अब मैं उत्तर बताऊंगा, पूछ लीजिएगा, हाथ खड़ा करो। चैतन्य, महक, ठीक है। अब कुछ बच्चों के हाथ खड़े हुए, ठीक है, तो पूछते हैं इनसे सवाल। और जिन्होंने हाथ नहीं खड़े करे हैं वो एकदम शांत रहिएगा। ले लिया मैंने डाटा, बोलना नहीं है किसी को, मन में रखना है, जिससे पूछूंगा वो बस उत्तर बताएगा, एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, जस्ट गिव मी द आंसर। ये मैंने कर लिया लॉक, ठीक है, देख लो अच्छे से एक बार डाटा को, मैंने किसको लॉक करा है किसको नहीं करा है, देख लिया, मार दिया एंटर मैंने। ओके बेटा, ये मैंने कर लिया कॉपी, ये कॉपी कर लिया मैंने, कॉपी करके यहाँ पेस्ट मारूंगा मैं, इसको क्या करूंगा, यहाँ पेस्ट करूंगा, उत्तर बताइए। तो पहले ये महक देगी, ये आप लोग बता रहा हूँ, बीच में नहीं है, आप बस मन में कैलकुलेशन करो, किसी से पूछो मत, आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास, समय का थोड़ा 78, अभी याद रखना, ठीक है, इन्होंने क्या उत्तर दिया। चैतन्य, जो पढ़ा है वही पूछ रहा हूँ ना। अब देखा तुमने टायर कैसे पटरी से नीचे उतरता है, हैं? यही कारण है बस, और कोई कारण नहीं है। तुम जाके माँ बाप को क्या कहते हो, जॉब नहीं है, अब काबिल नहीं हो, जॉब तो बहुत है, काबिलियत नहीं है। हाँ, 22, 82, ओके, पीछे से 82, 82, नरेश नाम है, नितेश, नितेश, चैतन्य, मैक, 82, 82, 78, ओके। और कौन थे हाथ खड़े करने वाले, आप बताइए। 82, नाम बताइए। अनुराग, अनुराग 82। आपका क्या नाम था, अंकिता, कितना नंबर है, 82 नंबर आएगा, 82, ओके 82। हाँ जी, और किसने करा था हाथ खड़ा, अनुजा, नाम बताइए। 82 आएगा, ओके। और कोई बच्चा जिसने हाथ खड़ा किया था, तो 5 हुए, हाथ तो 12-13 खड़े हुए थे, ठीक है। एक ने बताया 78, एक ने बताया 82, ओके। अच्छा, लोकेशन देख लीजिए, कौन सी लोकेशन पे डालना है मेरे को डाटा, ये डालना है मेरे को K5 पे, ओके। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ एक बार क्या चीज थी ये, ठीक है, मैंने कॉपी किया, यहीं पर था ना वो डाटा। हाँ, दुर्भाग्य की बात, दुर्भाग्य की बात, पहली चीज तो ये सब आउट है, 2 उत्तर बताए वो भी गलत है, और दूसरी बात, जो बैठे थे वो तो किसी काम के ही नहीं थे। अब ऐसी पढ़ाई को क्या करें, चूल्हे में डाल दें। पढ़ाई तो ठीक से थी, सब कुछ बताया पूरे मुझे। तुमने नकल मारी होगी, तुम में भरोसा कैसे करूं? तुमने पहले क्यों नहीं हाथ खड़ा करा, वो चेक वेक करके बताते हो यार तुम लोग ऑनलाइन वालों,
तुम लोग अगर इतने हो तो आओ किस दिन सामने। हम देखो भरोसा करना थोड़ा वो होता है आप लोगों पे ना, और वो नहीं है मैं खामा का तारीफ कर दूं बेचारों का, इनका दिक्कत है ना। किस दिन आपको लगे ना कि आपको सवाल जवाब देने हैं, आइए सामने बैठिए, मजा आएगा। हाँ भाई, देखा तुम लोगों ने अपना है? ये रील देखना छोड़ दो और अपना पढ़ाई पे फोकस करो। दिमाग गया वो तो खराब है सबका, मेंटल तो अपने आप ये तो कुछ किसी काम का नहीं है इंजन जो तुमने प्रोसेसर चला रखा है। वर्क करो इस पे हैं। तुमको मैंने बताया इसमें रो लॉक है। क्या लॉक है? रो लॉक है बेटा। जब रो लॉक है तो रो की डायरेक्शन में सोचते ही क्यों? मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर था ना, यहाँ था। अगर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, तो रो की डायरेक्शन में तो चेंज ही नहीं होगा डाटा। मैं कितने कॉलम आगे आया? 2 कॉलम आगे आया, तो ये रेफरेंस 2 कॉलम आगे आएगा। कितना लिख रहा है? तो सिर्फ 71 आएगा इसका उत्तर। बट किसी की बुद्धि वहां पर जाकर गिरी नहीं, बस ये देखिए। और इसी तर्ज पे मैंने कहा था कि तुमने अभी तक जो भी पढ़ा है ना, मैं गिनती के सवाल तुमसे 3 करूंगा, एक का भी उत्तर नहीं निकलेगा, यहाँ सामने आ जाए। बुद्धि से कोई पढ़ता ही नहीं है बेटा, बस पढ़ना है जैसे भी करके। कैसे, पता नहीं कैसे पढ़ते हो तुम लोग, क्या सिस्टम है तुम्हारा। तुमने रो में डाटा चेंज कर दिया, 82 बता रहे हो। आपने कैसे सोच लिया कि नीचे डाटा चेंज हुआ है, जब तुमको बताया गया कि रो लॉ के चेंज कैसे कर दिया आप लोगों ने? सवाल बस पलट के आ गया बीच में से, सर आपने नहीं पढ़ाया था ऐसा ही। ये किस लिए दिया है भगवान ने? अगर बिल्कुल फिक्स टू फिक्स ही आप कर सकते हो, जो पढ़ाया गया वही आप कर सकते हो, तो यहाँ आने की आवश्यकता क्या थी है? ये तो आपकी सच्चाई है। माँ बाप और पेरेंट्स को क्या सोचेंगे? रिकॉर्डिंग जाएगा, रिकॉर्ड हो रहा है उनके सामने, रिकॉर्ड का वॉल्यूम पे मत सुन लेना। वो सुन के कहेंगे तुमको डांट रहे हैं क्या? अपने तो बड़े बड़े देते हैं। मेरे से आप कहते सर कितनी की जॉब लगती है? सर बस 20 की लगती है। काबिलियत है 50 की भी ले लो। सर इतना भी सिखा देते ना तो बता देता मैं। आगे आगे देखिए, नेक्स्ट चौथा रेफरेंस बच रहा है अभी। तुम जो भी कुछ पढ़ रहे हो ना, जरूरी नहीं क्या तुम हर चीज में ऐसे हो। तुम्हें किसी दिन भी डेमो चाहिए मेरे से मिल लेना। अभी भी तुम्हें लगे इच्छा शक्ति, तुम्हें देखे ना कि नहीं सर मैं इस सब्जेक्ट में तो एक्सपर्ट हूँ, आ जाओ। मैं तुम्हारी बुद्धि पे ही वार करूंगा, जो तुम जिस तरीके से तुम पढ़ते हो उसी तरीके। पहले पूछूंगा तुमसे बात करके, देन मेरा क्वेश्चन आएगा, और फिर विश्वास से तुमसे बोलता हूँ तुम उत्तर दे जाओ। तो 3 क्वेश्चन होगा, 3 में से 1 का भी उत्तर दे जाओ और बताओ। ये मेरा भरोसा है, बाकी तुम देख लो। इसलिए ना दिमाग से पढ़ना सीखो। उत्तर देने से पहले थोड़ा सोच लो, रिव्यू करो, देन गिव द आंसर। सेम सिनेरियो इंटरव्यू में होता है आपके साथ। चौथे पॉइंट पर आ जाइए। इसको बोलते हैं 3D रेफरेंस। इसको क्या कहते हैं हम लोग? 3D रेफरेंस कहते हैं। ओके, अच्छा देखो 3D रेफरेंस में क्या होता है। इसका यूज किया जाता है बेसिकली तब जब हमको 2 सेल दे रखे हैं और अलग अलग शीट पे। मतलब अभी तक क्या था कि जो सेल आप कनेक्ट कर रहे थे वो एक ही शीट पे थे, इस बार शीट अलग अलग हैं और अब उनको कनेक्ट करना है। तो ऐसे केस में 3D रेफरेंस यूज होता है, यानी कि कनेक्ट 2 cells that are on different sheets, तो इसे यूज करते हैं। इसको यूज करने का तरीका क्या होता है? इक्वल टू लगा मतलब रेफरेंस चालू हो गया। सबसे पहले लिखते हैं शीट का नाम, जिस शीट से कनेक्ट करना है उसका नाम लिखो, फिर लगाओ एक्सक्लेमेशन, और उसके बाद जिस सेल से कनेक्ट करना है कर दो। ऐसे होता है कनेक्शन। इसको क्या बोलेंगे? 3D रेफरेंस। तो किसी शीट में इस तरह का रेफरेंस अगर आप देख लो तो समझ जाना ये एक 3D रेफरेंस का काम कर रहा है। ओके, चलो इसको सिस्टम पे दिखाते हैं आपको। अभी यहाँ पर ये मेरे पास डेटा है, करेक्ट। अब इस डाटा के अंदर ये वैल्यू है जिसका नाम है D3। मुझे ये सेम वैल्यू इस जगह पर चाहिए, यहाँ पे चाहिए वो वैल्यू। तो वो वैल्यू में लाऊं कैसे? मैंने लगाया इक्वल टू,
जिस शीट से मेरे को उठाना है, शीट का नाम बताओ, क्या नाम है? लिख देना, मिक्स लिख देना। उसके अंदर जाने के लिए एक्सक्लेमेशन होता है, बताएगा आपको। और सेल का नाम पता होना चाहिए, क्या नाम था? लिख दीजिए D3, बस बन गया। 78 आपके पास होगा। अब ये जो D3 है, ध्यान से देखना, ये जो D3 है ये कैसा है? D3 को देख के बताओ, रिलेटिव है। और रिलेटिव तो दोनों साइड से है ना ये, मतलब मैं किसी भी साइड में इसको ड्रैग करूंगा वो चेंज होगा, चेंज होगा, पक्का चेंज होगा। अब जाइए, मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, चेंज हो रहा है ना। मैं इसको राइट साइड ड्रैग करता हूँ तो अब भी चेंज हो रहा है, अभी दिख जाएगा थोड़ी देर में, चेंज हो रहा है यहाँ पे भी। तो लेफ्ट में चेंज हो रहा है, राइट में डाउन है, मतलब चेंज होता है। तो ये क्या कहलाता है आपका? 3D रेफरेंस कहलाता है। अभी चारों रेफरेंस पढ़ लिए, खाली पढ़ लिए हैं तुमने, ठीक है, पढ़ लिया तुमने। एक्सेल ऐसे पढ़ लिया है, यहाँ पर क्या कर लिया है? पढ़ लिया। किसी का मतलब ना सीख लिया है, पढ़ लिया है। आप लोगों का जो कोर्स है ना, जो आपको बताया जाता है 3 महीने 6 महीने में, ये 3 महीने में इतना क्या करोगे? इतना पढ़ लिया हमने। जब कोर्स कंप्लीट होगा तो क्या करोगे? हमने कोर्स पढ़ लिया। किसी से मतलब हमने कोर्स सीख लिया, ये आपकी भूल होती है। कोर्स की ड्यूरेशन 1 महीने, तो कोर्स 1 महीने में खत्म हो जाता है। अगर मैं किसी जगह गया, मेरे को कोई कोचिंग चाहिए, कोचिंग में पूछा कितने दिन, उन्होंने कहा कि हम इसको 1 महीने में करा देते हैं। कितने दिन में करा देते? 1 महीने में करा। मैं सीखने लग गया, पढ़ने लगा। अब मैं उसे कितने दिन में सीखूंगा, ये मेरी क्षमता पे डिपेंड करता है ना। हो सकता है कि उस चीज को सीखने में मुझे 3 महीना लगा, तो कितना टाइम लगा मुझे? 3 महीना लगा। हो सकता है मेरे साथ एक बंदा था, उसको सीखने में 2 महीना लगा, तो 2 महीने में करेगा कंप्लीट। हेलो, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर, बढ़िया सर। 3D रेफरेंस, चलो देखो एक बार फिर लगाते हैं। यहां पर ये हमारे पास शीट है, क्या नाम है शीट का? लिस्ट। मुझे ये वाला डाटा चाहिए, क्या नाम है इस डाटा का? नाम पता कर लो, C3। अब जहां पर भी चाहिए, मान लीजिए यहाँ चाहिए हमको, तो यहाँ लिखो आप मिक्स्ड एक्सक्लेमेशन, और उसके बाद क्या लिखना है? C3, खत्म बात। अब अपने आप बता देगा ये रहा जी मेरे पास डेटा आ गया ना डेटा। तो इसके क्या बोलते हैं हम? मिक्स रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। अब एक अगला टॉपिक लिख लो, लास्ट टॉपिक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डिफाइन नेम लिखो, डिफाइन नेम। आपने भी सही उत्तर नहीं दिया था पहले, अब पढ़ के आना। लिखो डिफाइन नेम। जो बंदे गलत उत्तर देते हैं ना, वो तो मेरी आंखों में बच जाते हैं नागिन की तरह ऐसे, और जो सही उत्तर देते हैं वो भी बच जाते हैं। बीच वाले तो पता ही नहीं रहता मुझे कौन दे कौन नहीं दे। तो डिफाइन नेम में लिखिए, इट इज यूज्ड टू गिव द नेम, it is used to give the name to the cell or range, to the cell or range, to the cell or range। तो इसका यूज किया जाता है किसी भी सेल या किसी भी रेंज को नाम देने के लिए, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हो गया। अब देखो इसको कैसे यूज करना है। मान लो ये डाटा है मेरे पास और मुझे इन सभी नंबरों को टोटल करना है, इन सभी का टोटल निकालना है, करेक्ट। तो इनका टोटल निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला लिखना होगा सम, और मुझको ये डाटा सिलेक्ट करना होगा। अगर मैं इस पूरे डाटा को एक नाम दे दूं तो मुझे सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, मैं नाम लिखूंगा अपने आप कॉल हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मैं नाम बोल सकता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हो, अभी मुझे आप लोगों के अगर नाम नहीं पता है तो मुझे कैसे बोलना पड़ता है? देखो, हाँ भाई, लास्ट से दूसरी रो से दूसरा बच्चा, क्या नाम है आपका? हाँ, पहले इसको खुद अंदाजा लगाना पड़ा, नहीं दूसरी रो का दूसरा बच्चा। अगर मैं नाम लेके बोलता हाँ भाई शुभ, आप बताइए, आपको पता है इसका उत्तर, तो तुरंत ये इंडिकेट होते कि नहीं होते? तो व्हाट इज दिस? दिस इज अगेन अ सेम प्रोसेस। अगर हम सेल को नाम दे दें तो हम नाम से बुला लेंगे, हमें इंडिकेट नहीं करना पड़ेगा किस रो का किस नंबर का पोजीशन का डाटा। जैसा अभी आप यही तो करते हो, बताते हो ना C3, जैसे मैंने अभी इसको इंडिकेट किया, कैसे किया? सेकंड रो का सेकंड स्टूडेंट, रो एंड कॉलम में तो बताया, वही चीज आप एक्सेल में करते हो। इसको नाम दे दोगे तो काम बन जाएगा आपका। देखो नाम कैसे देना, ये पूरा डाटा पिक कर लीजिए आप, और इसको नाम देने के लिए फॉर्मूले पे जाओ। यहाँ पे आपको मिलेगा नेम, डिफाइन नेम, यहाँ पे चले जाइए। डिफाइन नेम पे जाके अटेंडेंस नहीं लिया मैंने अभी, अटेंडेंस लूंगा फिर आप जाना। यहाँ पे डिफाइन नेम में आपने नाम लिख दो इसका, मैंने नाम लिख दिया इसका डेटा। अब इसका नाम डेटा है आज से। अब मैं कहीं पर भी इसे यूज करूंगा ना, देखो मेरे को मान लीजिए सम निकालना है यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा सम डेटा, बस अपने आप देखो सिलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। अगर मैं किसी दूसरी शीट पे हूं और वहां पे मुझे उसका टोटल करना है सम, मैं उसको सिलेक्ट थोड़ी ना करूंगा, डेटा लिखूंगा आ जाएगा।
तो ये फायदा होता है, समझे।